दोस्तों आपका स्वागत करता हूं और चलेंगे दोस्तों आज के इस धुआंधार सेशन पे। और आज का दोस्तों द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों शुरू होता है अब से। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव को मस्तिष्क तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों आइए देखते हैं, ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव को मस्तिष्क तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एकाग्रता, बी संवेदना, सी ध्यान, डी अवधान। गाइस आई गोइंग टू टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यस, आइए, ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव को मस्तिष्क तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको बता देगा ये, हमारे मस्तिष्क तक हमारी सूचनाएं दोस्तों कैसे पहुंचती हैं हमारे गाय। जैसे आपने ठंडा महसूस किया, गर्म महसूस किया, दोस्तों सिंपल सी बात है, आपने गर्म कैसे महसूस किया? आपने गर्म महसूस किया टच करके। यह आपकी स्पर्शेंद्रिय है और यह मैसेज भेजती है अपने ब्रेन को, और इसे कहते हैं दोस्तों संवेदना। कहते हैं यार मैं बहुत ही संवेदना में हूं। संवेदना का अर्थ होता है दोस्तों सेंसेशन। क्या होता है मेरे बच्चों? संवेदना का अर्थ होता है सेंसेशन। क्या होता है? सेंसेशन। और दोस्तों सेंसेशन को हम क्या कहते हैं? सेंसेशन को हम कहते हैं क्या? संवेदना। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। यस, राइट आंसर इज गोइंग टू बी, यस, सही उत्तर है दोस्तों क्या? बी फॉर बॉम्बे। यस, आइए चलेंगे, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए दोस्तों, आज मजेदार मजेदार क्वेश्चन लेने हैं हमको। आइए 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 क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों आइए। जबरदस्त सिद्धांत गए, जबरदस्त क्वेश्चन और जबरदस्त सिद्धांत। क्या किस विस्मृति, दोस्तों मैं आपको बहुत बड़ा बैकग्राउंड दूंगा इस क्वेश्चन में। किस विस्मृति के सिद्धांत के अनुसार हमें दुखद और अपमानजनक घटनाओं को याद नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए बाधा का सिद्धांत, दमन का सिद्धांत, अनाभ्यास का सिद्धांत, या उपर्युक्त सभी। गाइज जाइए एक बार देखते हैं। यस, तो गाइज विस्मृति के 2 प्रमुख विचारक हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप उत्तर दें दोस्तों, फिर मैं आपको व्याख्या दूं। किस विस्मृति के सिद्धांत के अनुसार हमें दुखद और अपमानजनक घटनाओं को याद नहीं करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें, विस्मृति के दोस्तों 2 प्रमुख महाविद्वान हैं। एक का नाम है दोस्तों, मैं चाहूंगा ऐसे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक विद्वान का नाम है दोस्तों महान एबिंगहॉस, जो दोस्तों अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं, और जिन्होंने दोस्तों क्या किया? जिन्होंने एबिंगहॉस ने दोस्तों विस्मृति का दुनिया में पहली बार अध्ययन किया दोस्तों। और दूसरे बंदे का नाम है दोस्तों महान सिगमंड फ्रायड, जो कि मेरे गुरु भी हैं दोस्तों। और एबिंगहॉस ने क्या कहा? इन्होंने दोस्तों सिद्धांत दिया निष्क्रिय विस्मृति का। क्या? निष्क्रिय विस्मृति का सिद्धांत, जिसका उपनाम पड़ा दोस्तों अनाभ्यास का सिद्धांत। क्या? अनाभ्यास का सिद्धांत। क्या? उन्होंने कहा कि अगर आपने गणित के 5 फार्मूले सीखे हैं और आप उन फार्मूलों को यूज नहीं कर रहे हैं, तो यह आपके पास निष्क्रिय हैं और अभ्यास न करने के कारण आप उन्हें भूल जाएंगे दोस्तों। पर फ्रायड ने पूरी दुनिया को चौंका डाला। उसने दोस्तों चौंका दिया और उसने दिया सक्रिय विस्मृति का सिद्धांत। दोस्तों किसका? सक्रिय विस्मृति का सिद्धांत, जिसका नाम पड़ा दमन का सिद्धांत। दोस्तों दूसरा नाम क्या है? दमन का सिद्धांत। उसने क्या कहा कि हम जानबूझ के भूलते हैं। दोस्तों उसने क्या कहा कि हम, भाई एबिंगहॉस ने क्या कहा कि आप, मैं इधर हट जाऊं ताकि आप देख सके कि व्याख्या चाहेंगे देखेंगे। उसने कहा दोस्तों कि आप अभ्यास नहीं करते इसलिए आप अनाभ्यास के कारण भूलते हो। फ्रायड ने कहा कि हम जानबूझ के भूलते हैं। प्रश्न है क्यों? क्यों? तो उसने कहा जहां हमारी बेइज्जती हुई है, जहां हम असफल हुए हैं, जहां हम बेइज्जत होके आए हैं, दुख सह के आए हैं, हम में से कोई इसे याद नहीं रखना चाहता और ना तो ये भूलना चाहता। इसलिए पूरी ताकत, दोस्तों दमन क्या है? ताकत लगा के नष्ट करना। इसलिए पूरी ताकत लगाकर हम इसे जड़ से मिटाना चाहते हैं। ताकत लगा के जानबूझ के भूलते हैं, क्योंकि जानबूझ के भूलते हैं इसलिए इसका नाम पड़ा दोस्तों सक्रिय विस्मृति का सिद्धांत। और दोस्तों ताकत लगा के भूलते हैं इसलिए इसका नाम पड़ा दमन का सिद्धांत। एंड द राइट आंसर इज गाइज बी फॉर बॉम्बे। एक बार यस करें। हाँ सर, हम आपकी बात को समझ रहे हैं और स्क्रीनशॉट दोस्तों निकाल ले। आइए, यस आइए, लेट्स गो। आइए, यस। और अब चलेंगे दोस्तों, आज व्याख्या बहुत ज्यादा रहेगी क्वेश्चंस में। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे दोस्तों।
सीएटी परीक्षण में दोस्तों कुल कार्ड्स की संख्या कितनी है? सीएटी परीक्षण में कुल कार्ड्स की संख्या कितनी है? 10, 20, 30, 40। आई सीएटी परीक्षण में कुल कार्ड्स की संख्या कितनी है गाइस? तो आप जानते हैं दोस्तों सीएटी परीक्षण क्या है दोस्तों? तो दोस्तों आपने सुना होगा क्या टीएटी परीक्षण? दोस्तों टीएटी परीक्षण जिसका फुल फॉर्म है थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। क्या है दोस्तों? थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। और यह बनाया है किसने? मॉर्गन एवं मुरे ने। किसने? मॉर्गन एवं मुरे ने दोस्तों। और आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, इसमें कुल कितने कार्ड हैं दोस्तों? इसमें कुल 30 कार्ड हैं। पर दोस्तों यह परीक्षण देखते रहेंगे, अब व्याख्या देखेंगे दोस्तों। यह परीक्षण बच्चों पे काम नहीं कर रहा था गाइज। यह परीक्षण बच्चों पे काम नहीं कर रहा था। छोटा दोस्तों उसमें क्या है, एक बुढ़ा आदमी दरवाजा खोल रहा है और एक दोस्तों उम्रदराज आदमी दरवाजा खोल रहा है। इस तरफ पुरुष है, उस तरफ महिला है। दोस्तों आपको बताना है कि दरवाजे पे क्या चल रहा है। अब दोस्तों छोटा बच्चा इसका क्या अर्थ समझ पाएगा? इसलिए दोस्तों लियोपोल्ड बेलाक ने दोस्तों क्या, लियोपोल्ड, ध्यान से देखेंगे, लियोपोल्ड बेलाक ने दोस्तों, किसने? लियोपोल्ड बेलाक ने दोस्तों क्या किया कि इसी परीक्षण को बच्चों के लिए बना दिया और इसका नाम पड़ा सीएटी परीक्षण दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म क्या है? चाइल्ड ए परसेप्शन टेस्ट। क्या है दोस्तों? चाइल्ड ए परसेप्शन टेस्ट। और इसमें कितने कार्ड हैं? 10 कार्ड हैं दोस्तों। और यहां पे पुरुषों स्त्रियों के चित्र नहीं दोस्तों, छोटे बच्चे को कुत्ते, बिल्ली, भालू जानवर पसंद हैं, इसलिए सभी कार्डों पर देखिए, सभी कार्डों पर जानवरों के चित्र अंकित हैं। जानवरों के चित्र अंकित हैं। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो गया? सही उत्तर हो गया ए फॉर अमेरिका। यस करें। हाँ सर, हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं। और आगे चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यस देख ले एक बार, मैं चाहूंगा कि एक बार देख ले इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, फिर आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों आइए दोस्तों, यह भी आज मजेदार डेटा। 3 से 11, आइए दोस्तों, 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए दोस्तों कौन सा परीक्षण सर्वश्रेष्ठ माना गया है? 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का परीक्षण क्या है दोस्तों? सीएटी। आइए देखते हैं। यस आपको दोस्तों आज काफी डेटा मिलेगा इससे। आइए सीएटी परीक्षण, टीएटी परीक्षण, आईबीटी परीक्षण या एससीटी परीक्षण दोस्तों। तो आइए देखते हैं। यस तो दोस्तों हम सभी जानते हैं सीएटी परीक्षण और टीएटी परीक्षण दोस्तों, तो आप समझ गए हैं। तीसरे का नाम है इंक ब्लॉट टेस्ट। क्या? इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं स्याही धब्बा परीक्षण दोस्तों। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में आप इसे बोलते हैं क्या? स्याही धब्बा परीक्षण दोस्तों। मैं थोड़ा सा इसको मोटा कर दिया मैंने, तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्याही, थोड़ा मोटा कर दिया दोस्तों, स्याही धब्बा परीक्षण। और यह बनाया है दोस्तों किसने? रोरसा ने। और इसमें कितने कार्ड हैं? 10 कार्ड हैं दोस्तों। कितना? 10 कार्ड। और इसे बनाया गया 1921 में दोस्तों। और तीसरा परीक्षण है दोस्तों सेंटेंस, ध्यान से सुनेंगे, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, जिसको आपने सुना होगा वाक्य पूर्ति परीक्षण। क्या? वाक्य पूर्ति परीक्षण। और दोस्तों इसको बनाया है किसने? पाइन एवं टेंडलर ने। किसने? पाइन एवं टेंडलर ने दोस्तों। और यह कहलाता है वाक्य पूर्ति परीक्षण। और दोस्तों लेकिन 3 से 11, अब आप समझ गए दोस्तों, बच्चों के लिए वही परीक्षण तो सबसे बेहतर होगा जो बच्चों के लायक होगा। और इसलिए दोस्तों वही उत्तर है आपका चाइल्ड ए परसेप्शन टेस्ट दोस्तों, बच्चों के लिए सबसे बेहतर परीक्षण माना जाएगा। क्या? इसका नाम है दोस्तों बाल अंतर्बोध परीक्षण। बाल अंतर्बोध, या दोस्तों कहीं कहीं कथानक लिखा रहता है, कथानक परीक्षण। और यह बनाया है दोस्तों किसने? बेलक ने। और यह है 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, आगे चला जाएगा। यस आइए। और अब रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है?
बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए थर्स्टन ने, विलियम जेम्स ने, थॉमसन ने या थॉर्नडाइक ने। दोस्तों थोड़ा सा थॉर्नडाइक हो गया है, शुड बी थॉर्नडाइक। यस, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? दोस्तों कल मैंने आपको 6 कारक दिखाए थे दोस्तों, किसके? थॉर्नडाइक के। और मैंने दोस्तों 7वां कारक मैंने बोला था क्या? तो आइए एक बार मैं फिर से बताता हूं, देखिए दोस्तों एक बार देखेंगे। और मैंने पहले क्या बताया था दोस्तों आपको? मैंने पहले बताया था भाषाई कारक। क्या? भाषाई कारक, जिसे वर्बल फैक्टर कहते हैं और वी से दिखाया जाता है। दूसरा है दोस्तों शब्द प्रवाह कारक, देखिएगा शब्द प्रवाह कारक, और इसे दोस्तों हम वर्ड फ्लुएंसी कहते हैं, इसलिए डब्ल्यू से दिखाया जाएगा। आंकिक कारक दोस्तों देखते जाइएगा, आंकिक कारक देखते जाइए, आंकिक कारक जिसे हम न्यूमेरिकल कहते हैं, यह एन से दिखाया जाएगा। स्मृति कारक दोस्तों देखिए, स्मृति कारक, और यह दिखाया जाएगा मेमोरी एम से। और दोस्तों अगला है क्या? स्थानिक कारक। क्या है? स्थानिक कारक, और यह दिखाया जाएगा दोस्तों स्पेस से, इसलिए इसका हो गया क्या? एस, भाषाई कारक। यस, और अंत में दोस्तों आएगा क्या? तार्किक कारक। क्या? तार्किक कारक, और यह दिखाया जाएगा दोस्तों आर, रीजनिंग से। और लास्ट में है दोस्तों प्रत्यक्षण क्षमता, हाँ प्रत्यक्षण कारक, और यह दिखाया जाएगा दोस्तों पी से, परसेप्शन से। दोस्तों यह 7 कारक हैं समूह कारक में। मैं चाहूंगा आप इसको एक बार देख लें, और यह दिया है दोस्तों किसने? थर्स्टन ने। सो द राइट आंसर इज गाइज ए फॉर अमेरिका। दोस्तों सही उत्तर है ए फॉर अमेरिका। आइए एक बार देख लेंगे। और इसे दोस्तों इसका एक और नाम है, कभी दोस्तों मौका मिला तो और बेहतर आपको पढ़ाऊंगा, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। दोस्तों प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, और इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। और इसको दिया है किसने? थर्स्टन ने। और अब चलेंगे दोस्तों, एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। और दोस्तों व्याख्या थोड़ा ज्यादा आ रही है, आइए आगे चलते हैं। यस, आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6ठा, आइए देखते हैं 6ठा। स्वमोह को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये पढ़ा चुका हूं कई बार, तो मैं चाहूंगा मेरे बच्चे उत्तर दें। स्वमोह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अफेसिया, बुलीमिया, नार्सिसिज्म, डिसलेक्सिया। दोस्तों आइए आइए तो दोस्तों आपको बता दें, मौखिक संप्रेषण में दोस्तों, मौखिक संप्रेषण का विकार, मौखिक संप्रेषण का भाषा विकार कहलाता है दोस्तों अफेजिया। क्या कहलाता है? अफेजिया। जरूरत से ज्यादा खाने की बीमारी, जरूरत से ज्यादा खाना, भुक्खड़ वाली बात करना, यह बुलीमिया है दोस्तों। और डिसलेक्सिया आप जानते हैं पठन विकार है दोस्तों। क्या है? पठन विकार है। पर दोस्तों ये वर्ड मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। फ्रायड ने दोस्तों यह वर्ड एक प्राचीन यूनानी कथा से लिया है, जिसमें एक बंदे का नाम था नारसिक, जो अपने ही शरीर पे दोस्तों मोहित हो गया था, खुद के शरीर से प्यार करता था। और इस भावना को फ्रायड ने दोस्तों क्या कहा है? नार्सिसिज्म। सो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे। और क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, जो इच्छाएं दबा दी जाती हैं दोस्तों, जो हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, वो किसका? उनका दोस्तों एक क्वेश्चन यूपीटीटी में आता है, आ चुका है, इन बात 2 बार आया है इनफैक्ट। दमित इच्छाओं का भंडार कौन है दोस्तों? चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, सभी दोस्तों। आइए, वह इच्छा जो तृप्त नहीं हो पाई दोस्तों, जिसको हमने दबा दिया, उसका भंडार कौन है? आइए मैं एक बार दोस्तों आपकी संख्या भी देख लेना चाहूंगा। यस, आइए यस आइए दोस्तों देखते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको क्या बोला था कि हमारे अचेतन मन में दोस्तों, क्या हम लोग 9.5 पे चल रहे हैं दोस्तों, हमारे अचेतन मन में दोस्तों कामवासना, मैंने बोला था मार काट, हत्यारी इच्छाएं, अनैतिकता, हर गलत चीज दोस्तों उठती है, उभर के निकलती है। पर हमारा चेतन जो होश में रहता है दाबता है, भाई गलत बात है यार, हत्या करना गलत बात है, बलात्कार करना गलत बात है, इसलिए उसे दबा देता है दोस्तों। और अचेतन की गहराइयों में
ये हमेशा के लिए दब जाता है दोस्तों। इसलिए हमारे दमित दबाई हुई अतृप्त इच्छाओं का भंडार है हमारा कैसा मन गाइज, अचेतन मन। तो आप जानते हैं बीफ बॉम्बे इज द राइट आंसर गाइज। और अब आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर आइए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आइए। बाल अपराध मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? बाल अपराध मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? पेस्टोलॉजी को, स्टेनले हॉल को, थॉर्नडाइक को या सीजर लैम्ब्रेसो को? आइए, बाल अपराध मनोविज्ञान का जनक किसे मानते हैं दोस्तों? आइए देखते हैं। यस, बाल अपराध, बीच में दोस्तों मैंने इसको एक बार और लिया था। बाल अपराध मनोविज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? तो आपको बता दें, एक बंदा था गाइस जिसका नाम था सीजर लोम्ब्रेसो। दोस्तों सीजर लोम्ब्रेसो को जनक मानते हैं किसका? बाल मनोविज्ञान का। एंड द राइट आंसर इज 4। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? आइए, बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? मैंने दोस्तों आपको बताया हुआ है, क्लास में लिखवाया भी हुआ है। पेस्टोलॉजी, स्टेनले हॉल, यस थॉर्नडाइक या सीजर लैम्ब्रेसो? आइए, बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? आइए, तो आपको बता दूं दोस्तों, यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। बाल मनोविज्ञान हम आप पढ़ते दोस्तों, पर बहुत कम लोग इस पे फोकस कर पाते हैं। पहली बार दुनिया में एक आदमी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र दोस्तों, 3.5 वर्षीय पुत्र का, 3.5 वर्षीय पुत्र की अवस्थाओं एवं विकास का वैज्ञानिक अध्ययन दोस्तों दुनिया में पहली बार किया किसने? पेस्टोलॉजी ने दोस्तों। यहां पेस्टोलॉजी होना चाहिए था ऐसे, पेस्टोलॉजी ने दोस्तों। इसलिए हम बाल मनोविज्ञान का जनक किसको मानते हैं? पेस्टोलॉजी को। एंड 1 इज द राइट आंसर दोस्तों। सही उत्तर है क्या? 1। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। कोल एंड ब्रूस ने दोस्तों, देखेंगे कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या कहा है दोस्तों? मिथ्या काल, जिज्ञासा काल, अनोखा काल और महत्वपूर्ण काल। दोस्तों आपको सब बताऊंगा, पर एक बार चलेंगे। यस, बाल मनोविज्ञान, माफ करेंगे दोस्तों, कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या कहा है गाइज? मैंने आपको दोस्तों बहुत पढ़ाया हुआ है और मैं जानता हूं मेरे बच्चों कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए मैं क्यों ना आपके उत्तर एक बार देख लूं। तो बाल मनोविज्ञान को दोस्तों कोल एवं ब्रूस ने मिथ्या काल कहा है दोस्तों। किसने? हम सब जानते हैं। बाल मनोविज्ञान को में बाल्यावस्था को, माफ करेंगे, बाल्यावस्था को मिथ्या काल या मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है रॉस ने। और दोस्तों महत्वपूर्ण काल क्या है? शैक्षिक दृष्टि से, देखिएगा, शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल, सबसे महत्वपूर्ण काल, और यह कहा है दोस्तों किसने? ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन ने दोस्तों। क्या? ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन ने। और दोस्तों अनोखा काल कहा है किसने? कोल एंड ब्रूस ने। सो सी फचन इज द राइट आंसर। सही उत्तर है दोस्तों, कोल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। सी इज द राइट आंसर। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, बक की अवस्था दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बक की अवस्था, बकबक करने की दोस्तों। कहते नहीं क्या यार तुम बहुत बक्की आदमी हो, बकबक यार इस आदमी से कौन बहुत बक्की टाइप का आदमी है, बहुत बोलता है दोस्तों। बक की अवस्था क्या है? शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, माफ करेंगे यहाँ प्रौढ़ा होना चाहिए था, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था दोस्तों। आइए देखते हैं बक की अवस्था कौन सी है। आइए देखते हैं। यस दोस्तों, गेस कर सकते हैं आप, चाहें तो खुद से भी गेस कर सकते हैं। एक बार मैं दोस्तों आपकी संख्या फिर से देख लेता हूं। यस, बक की अवस्था कौन सी है गाइज? आइए देखते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग चल रहे हैं। यस, अब हम 11,000 पे हैं गाइज। कितने पे हैं? 11,000 पे हैं। देखेंगे बक की अवस्था कौन सी है दोस्तों। आपको बता दें, बच्चे दोस्तों बहुत बकबक करते हैं, मतलब एक ही बात, इतनी जिज्ञासा। आपसे मैंने दोस्तों क्लास में पढ़ाता हूं, बच्चों को बोलते से पूछेगा पापा ये क्या है, आपको बोलने नहीं देगा। अब आप सोचो, बता दो बेटा मोबाइल है। ये कहां से लाए हो? सोचा चलो इसी का उत्तर दे दे। ये कहां मिलता है? तीसरा क्वेश्चन, अभी तक आप उत्तर नहीं दे पाए हैं।
फिर सोचा चलो यही बता दूं, बाजार में मिलता है, पर बोलने नहीं दिया। ये कौन बनाता है दोस्तों? कहने का अर्थ क्या है? बच्चे बहुत बकबक करते हैं, इसलिए बक की अवस्था किसे कहते हैं दोस्तों? शैशवावस्था को। एंड द राइट आंसर इज ए फॉर अमेरिका। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर दोस्तों आइए। और मैंने गाइज आप सभी को लिखवाया हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसका उत्तर दें। तो आइए मैं आपको दोस्तों, ये बड़ा ही मजाकिया सिद्धांत है, ये देखते हैं। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं गाइज। आइए, मैंने दोस्तों आपको बताया है, सीटीटी में भी 2-3 बार आ चुका है। लेकिन गाइज मैंने आपको बताया था पहले क्या, कि बालक पहले नहीं समझ पाता कि हाथ पैर भी इसी शरीर में रहता है। तो आपने देखा अगर आप बच्चे को खिलौना दे दोगे तो हम आप खिलौनों के लिए क्या करेंगे? वो अपनी पूरी शरीर को खिसका के ले जाएगा, कहाँ? खिलौने के पास। और कई बार आपने देखा होगा छाती के नीचे खिलौना दब जाता है और बड़ी तेजी से रोता है। तो दोस्तों उसको ये नहीं मालूम है कि पूरे शरीर को घिसकाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हाथ से खिलौना उठाया जा सकता है। दोस्तों यह सिद्धांत कहलाता है क्या? एकीकरण का सिद्धांत। क्या? पहले किसी काम को करने के लिए बालक संपूर्ण शरीर को झोंक देता है, पर धीरे धीरे हाथ पैर उंगलियों सब पर नियंत्रण पाकर किसी एक भाग से ही काम कर लेता है। और यह दोस्तों संपूर्ण से खास एक एक अंग तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? एकीकरण का सिद्धांत दोस्तों। और मैंने आपको यह भी पढ़ाया दोस्तों क्या? परस्पर संबंध का सिद्धांत। दोस्तों क्या पढ़ाया है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। और परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? क्या कि विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हैं, एक डिस्टर्ब होगा तो दूसरा भी डिस्टर्ब होगा। क्या कि अगर शारीरिक विकास बाधित होगा तो आपका मानसिक विकास प्रभावित न हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हैं। यह क्या है? परस्पर संबंध, इसलिए प्रभाव भी सभी पे पड़ेगा। फिलहाल हमारा उत्तर है गाइस सी फॉर चेन्नई। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, अभिवृद्धि के बारे में दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है, एक बार देखेंगे। अभिवृद्धि के विषय में क्या सही नहीं है दोस्तों? पहला, अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलती। गाइज आइए देखते हैं, उत्तर बताएंगे क्या सही नहीं है। अभिवृद्धि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं दोस्तों? तो गाइज मैंने आपको बताया था दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक है। आइए दोस्तों मैं आपको क्लास में लिखवाता हूं, फिर मैं एक बार बता रहा हूं दोस्तों। एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है क्या? फ्रैंक दोस्तों। तो मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने दोस्तों, फ्रैंक ने क्या कहा है? मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने कहा है क्या? कि वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती। दोस्तों वृद्धि कैसी होती है? सिर्फ शारीरिक। दोस्तों आपने बौद्धिक विकास पढ़ा है, कभी आपने बौद्धिक वृद्धि पढ़ी है? आपने व्यक्तित्व का विकास पढ़ा है, कभी व्यक्तित्व की वृद्धि पढ़ी है? तो दोस्तों व्यक्तित्व और बुद्धि मापित नहीं किए जा सकते। बुद्धि का मापन दोस्तों होता है पर आईक्यू में, पर इनको इंच सेंटीमीटर किलो में नहीं माप सकते। ये मेरे कहने का सेंस है। इसलिए दोस्तों वृद्धि हमेशा शारीरिक होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, अर्थात आपका उत्तर नहीं है, क्योंकि सही वाले को नहीं लेना है हमको। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है दोस्तों, वृद्धि दिखाई पड़ती है, मूर्त होती है, इसलिए अपन माप सकते हैं। ये भी आपका उत्तर नहीं है। और दोस्तों मापनीय होती है, बिल्कुल सही। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कुछ समय बाद, जैसे दोस्तों आप खुद सोचिए, हमारे आपके हाथ पैर की लंबाई अब बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, कुछ समय बाद वृद्धि रुक जाती है, विकास आजीवन चलता है गाइज। पर ये क्या कह रहा है कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलती, इसलिए यही गलत था, इसलिए यही हमारा उत्तर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, विकास की दिशा कैसी होती है दोस्तों? आइए देखते हैं, विकास की दिशा कैसी होती है? ऑप्शन ए निश्चित, अनिश्चित, निश्चित व अनिश्चित, कोई नहीं गाइज। आइए दोस्तों आपको बता दें गाइज, विकास, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों हम सभी जानते हैं वृद्धि की दिशा दोस्तों अनिश्चित होती है। क्या? वृद्धि की दिशा क्या? मैं यहां लिख देता हूं, वृद्धि में दोस्तों अपनी क्लास में समझाता हूं क्या, कि वृद्धि पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। मैंने आपको तापमान का उदाहरण दिया था क्या, कि अगर शून्य के ऊपर बढ़ा तो गर्मी में दोस्तों वृद्धि होगी, पर शून्य के नीचे गया तो ठंडी में तो भी तो वृद्धि हो रही है। इसको गर्मी का कम होना तो आप कह सकते हो, पर आप इसे ठंडी का बढ़ना भी तो कहोगे। जैसे दोस्तों मैंने क्या बोला था, एक बिजनेस में आपको पहली बार 50,000 का लॉस होता है, अगली बार 1 लाख का होता है। तो यहां वृद्धि में बढ़ोतरी हुई है किसके?
किसमें बढ़ोतरी हुई है? लॉस में। पिछली बार 50,000 का प्रॉफिट हुआ, इस बार 1 लाख का हुआ, तो आपके प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, अर्थात वृद्धि की दिशा निश्चित होती है। पर विकास का सिद्धांत दोस्तों सिफेलोकाउडल, देखेंगे विकास का वह कौन सिद्धांत है, उसका नाम है दोस्तों विकास का सिफेलोकाउडल सिद्धांत। दोस्तों मैंने आपको लिखवाया है, सिफेलो का अर्थ होता है सिर, काउडल का अर्थ होता है नीचे की तरफ। विकास हमेशा सिर से पैर की तरफ होता है, अर्थात विकास की दिशा दोस्तों हमेशा क्या होती है? निश्चित होती है। और अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। एक बच्चा, दोस्तों सीटीटी का एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, आज मिला दोस्तों तो मैंने कहा इसको ले लूं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, बहुत ही प्रकार का दोस्तों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वहीं दूसरा बच्चा उसी भाषा को सेकंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। ऐसी कौन सी गलती है जो दोनों में एक जैसी होगी दोस्तों? विकासात्मक गलती, प्रयोगात्मक गलती, परिमाणात्मक गलती, या दोस्तों परिणामात्मक गलती, या संज्ञानात्मक गलती। दोस्तों आइए एक बार देखते हैं, गेस करिए दोस्तों कि आप हिंदी, मैं हिंदी को मातृभाषा के रूप में सीख रहा हूं, आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहे हैं, तो ऐसी कौन सी गलती है जो हम दोनों बराबर करेंगे दोस्तों? और विकासात्मक, गाइज विकासात्मक का अर्थ है क्या? पहले जान ले दोस्तों, यहाँ विकासात्मक प्रयोग, दोस्तों यहाँ प्रयोग जैसा कुछ नहीं है, ये सब बातें दोस्तों गलत हैं। सही उत्तर है दोस्तों क्या? विकासात्मक गलतियां। अब पहले जान ले इसका अर्थ क्या है दोस्तों, अर्थ भी बता दूं दोस्तों। भले आपकी हिंदी मातृभाषा है, भले मेरी सेकंड लैंग्वेज है, पर क लिखने में तो दोनों उतना ही रोएंगे। सोचिए गाइज, चाहे आपकी ये मातृभाषा हो तो भी क लिखने में कष्ट होगा। जैसे दोस्तों इंग्लिश हो सकता है हमारी सेकंड लैंग्वेज हो, अमेरिका वाले की फर्स्ट लैंग्वेज हो, पर दोस्तों ए लिखने के शुरुआत में हम दोनों शुरुआती, विकासात्मक अर्थ है शुरुआती गलतियां हम दोनों में एक जैसी होंगी, अर्थात दोस्तों विकासात्मक गलतियां सभी में समान होगी। सो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आइए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों क्या? आइए, हर्बर्ट स्पेंसर, देखिए दोस्तों, यस, हर्बर्ट स्पेंसर का यह कथन है कि यदि ज्ञान प्रदान करने में, दोस्तों देखिए, यदि ज्ञान प्रदान करने में इस क्रम का अनुसरण नहीं किया गया तो बालक शब्दों के अतिरिक्त कुछ नहीं सीख पाएगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। किस शिक्षण सूत्र के बारे में उन्होंने ऐसा कहा है? क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था, हर्बर्ट, देखिए दोस्तों आप उत्तर तो बताते ही रहेंगे, देखते जाएंगे। हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस ने, दोस्तों किसने? कमेनियस ने शिक्षण के 11 सूत्र दिए हैं। दोस्तों कितने सूत्र दिए हैं? शिक्षण के 11 सूत्र दिए हैं गाइज। और इस 11 सूत्रों में एक सूत्र इसका उत्तर होगा। तो आप गेस करिए दोस्तों क्या हो सकता है? क्या कि अगर आप इस सूत्र को फॉलो नहीं करते तो आप सिर्फ शब्द सीखेंगे। एंड द राइट आंसर इज गाइज, यह शुरुआती सूत्र है दोस्तों, सरल से कठिन। तो आप खुद सोचिए, अगर कक्षा 1 में पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ा देंगे दोस्तों, आप बताइए कक्षा 1 के बच्चे के लिए बहुत हार्ड होगा। इसमें दोस्तों सिर्फ पाइथागोरस के प्रमेय शब्द को ही समझ पाएगा, अवधारणा को समझ नहीं पाएगा। और यही बात कह रहा है कौन? हर्बर्ट स्पेंसर, कि शिक्षा में और तो कोई नहीं, पर सरल से जटिल की ओर का सूत्र जरूर फॉलो करना चाहिए। और राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर। दोस्तों आइए, मनोविज्ञान को मन रहित विज्ञान किसने माना है? दोस्तों आइए देखते हैं, मनोविज्ञान को मन रहित विज्ञान किसने माना है? अरस्तु ने, जेम्स ने, वॉटसन ने, या वुंट ने? दोस्तों आइए देखते हैं, मनोविज्ञान को मन रहित विज्ञान किसने माना है? तो आइए देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों एक बार देखा जाए। दोस्तों आपको बता दें कि मनोविज्ञान को, देखिए गाइज, मन और चेतना, इन दोनों को बहुत बुरी तरह से धोया किसने? बुरी तरह से धोया किसने? वह आदमी जो कि जनक है किसका? व्यवहारवाद का। दोस्तों किसका जनक है? व्यवहारवाद का। और ये क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है क्या कि भैया मनोविज्ञान को मन रहित विज्ञान, उसने कहा मन चेतना जैसी कोई बात नहीं है, सिर्फ आज से हम फोकस करेंगे किस पे? बाहरी व्यवहार पर। और बाहरी व्यवहार के अध्ययन को ही व्यवहारवाद कहा गया। और ऐसी बात तो दोस्तों सिर्फ वॉटसन ही कह सकता है। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर। दोस्तों आइए,
मनोविज्ञान में मन और चेतना, दोस्तों सेम टाइप, मनोविज्ञान में मन और चेतना दोनों शब्दों को निरर्थक किसने माना है? अरस्तु ने, जेम्स ने, वॉटसन ने, वुंट ने। दोस्तों देखिए गाइस, प्रश्न आसान है और दोस्तों इसके रेफरेंस आसान नहीं है। कैसे, क्यों? ऑप्शन, चारों ऑप्शन की व्याख्या दूंगा दोस्तों। अब आप सोचिए गाइस, क्या मनोविज्ञान को, चेतना और मन, मनोविज्ञान में मन और चेतना दोनों को निरर्थक किसने माना है? दोस्तों उत्तर आप जानते हैं। उत्तर दोस्तों ऑफ कोर्स फिर से क्या है? वॉटसन। पर दोस्तों एक बात इसमें ध्यान देने लायक है, अरस्तु लोगों ने दोस्तों मनोविज्ञान को क्या माना? आत्मा का विज्ञान। क्योंकि दोस्तों अरस्तु लोग आदर्शवादी थे। लोग कौन थे? आदर्शवादी। पर दोस्तों जेम्स कौन थे? विलियम जेम्स जनक है दोस्तों किसके? प्रकार्यवाद के। किसके? प्रकार्यवाद के जनक हैं दोस्तों। और इन्होंने किस पे अध्ययन किया? चेतना के कार्य पर दोस्तों। किसके? चेतना के कार्य पर। जबकि दोस्तों वुंट जनक हैं किसके? संरचनावाद के। किसके? संरचनावाद के। और संरचनावाद में दोस्तों चेतना की संरचना बताई गई है। इनका अध्ययन ही क्या था? चेतना। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, जेम्स और वुंट इसके उत्तर हो ही नहीं सकते, आत्मा वाला इसका उत्तर हो ही नहीं सकता। अर्थात इसका उत्तर है सी पर चेन्नई, और वो है दोस्तों जेबी वॉटसन। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 19 पे दोस्तों आएंगे। मनोविज्ञान में चेतना को बुरा स्वप्न किसने कहा? दोस्तों एक आदमी और था दोस्तों जिसने वुंट और जेम्स के खिलाफ दोस्तों बीड़ा उठा लिया था। मनोविज्ञान में चेतना शब्द को बुरा स्वप्न, की दोस्तों चेतना अपने आप में एक बुरा स्वप्न है, यह किसने कहा? दोस्तों ऑप्शन ए अरस्तु ने, बी मैकडूगल ने, सी वॉटसन ने, डी वुंट ने। गाइस जाइए देखते हैं, मनोविज्ञान में चेतना को शब्द को बुरा स्वप्न किसने कहा? अरस्तु ने, मैकडूगल ने। दोस्तों आपको बता दें कि एक पुस्तक लिखी इस बंदे ने जिसका नाम था एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और दोस्तों मुझे पता है क्योंकि मैंने बुक्स के नाम लिखवाए हैं आपको, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और दोस्तों एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में दोस्तों यह बात कही किसने? विलियम मैकडूगल ने दोस्तों। और मैंने आपको बोला था मैकडूगल पहले व्यक्ति थे व्यवहार शब्द का, ध्यान से सुनेंगे, व्यवहारवाद शब्द का पहला प्रयोग वॉटसन ने किया दोस्तों, पर व्यवहार शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? मैकडूगल ने। एंड द राइट आंसर इज गाइज कि चेतना शब्द को बुरा स्वप्न भी कहा है किसने? मैकडूगल ने। क्योंकि दोस्तों मैकडूगल भी व्यवहारवादी ही थे। आइए आगे चलते हैं। यस लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। यस, साइकी का अर्थ क्या है दोस्तों? साइकी का अर्थ क्या है दोस्तों? मनोविज्ञान में साइकी शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? मन, चेतना, आत्मा, ए और सी दोनों दोस्तों। आइए देखते हैं। यस आइए यस लेट्स गो। मनोविज्ञान में दोस्तों साइकी शब्द का अर्थ क्या है? मन, चेतना, आत्मा, ए और सी दोनों। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था साइकी शब्द का अर्थ है क्या दोस्तों? साइकी शब्द का अर्थ है, मैंने बताया दोस्तों कि प्राचीन यूनान में दोस्तों साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से बना है दोस्तों, साइकी और लोगोस। लोगोस अर्थ होता है दोस्तों शास्त्र या अध्ययन, साइकी का अर्थ था दोस्तों आत्मा। दोस्तों इसके साथ ही साथ इसे काफी समय तक मन भी माना गया दोस्तों, जैसे पोम्पोलॉजी लोगों ने इसे मन माना दोस्तों। तो साइकी का दोनों अर्थ है गाइज, मन भी इसका अर्थ है और आत्मा भी इसका अर्थ है। सो द राइट आंसर इज गाइज डी फॉर डेनमार्क। सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पर। मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है दोस्तों? मन का, हमारे मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है गाइज? ऑप्शन ए चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन या सभी गाइज। आइए यस आइए, हमारे मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है दोस्तों? ऑप्शन ए चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन या सभी गाइज। आइए मन का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो आपको बता दें दोस्तों कि मन का, हम पढ़ चुके गाइज कि मन का सबसे बड़ा भाग दोस्तों, उसने क्या कहा कि जिसको तुम समझ रहे हो कि मैं हूं होश में, उसने कहा भैया यह 90% नहीं है, यह 10% है। उसने दोस्तों, मैंने क्या बोला था
कि वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने मानव मस्तिष्क की तुलना बर्फ के विशाल तैरते टुकड़े से की है। और उत्तर है दोस्तों वो कौन है, वह है महान सिगमंड फ्रायड। और उन्होंने दोस्तों क्या बोला कि वह जो दिख रहा है चेतन मात्र पानी के ऊपर जो तैर रहा है, तुम सोच रहे हो दोस्तों टाइटैनिक जहाज, जरा सोचिए कैसे टूटा होगा दोस्तों। उसने बर्फ, कुछ समय साइंस इतना बेहतर नहीं था दोस्तों, उसने क्या सोचा जितना तैर रहा है बस उतना ही था दोस्तों, पर वो भूल गया कि जो अंदर है वो 90% है। दोस्तों उसने कहा कि हमारा चेतन है 10%, जबकि पानी के अंदर छुपा हुआ गहराइयों में दबा हुआ अचेतन मन कितने परसेंट है दोस्तों, 90%। और यह फ्रायड ने कहा है। द राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पर दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस विधि का प्रयोग, दोस्तों देखिए, निम्न में से किस विधि का प्रयोग उच्च कोटि के प्राणियों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक विधि का, प्रयास एवं त्रुटि विधि का, अंतर्दृष्टि विधि का, अनसीखी विधि का। दोस्तों आइए आइए आइए, जबरदस्त गाइज, हाँ जबरदस्त। या दोस्तों समस्या समाधान की विधियां हैं गाइज, आपको बता दें और आपको अच्छा लगेगा जब मैं इसकी व्याख्या दूंगा। निम्न में से किस विधि का प्रयोग उच्च कोटि के, दोस्तों आपको लग रहा होगा क्या उच्च कोटि, दोस्तों वैज्ञानिक विधि का प्रयोग एप्स जैसे जानवर भी कर सकते हैं। कुत्ते दोस्तों यूज करते हैं वैज्ञानिक विधि के 5 चरण, डेटा कलेक्ट करते हैं, संकल्पनाएं तमाम इधर जाऊं उधर जाऊं। और दोस्तों प्रयास और त्रुटि तो दुनिया का हर प्राणी फॉलो करता है। अनसीखी विधि दोस्तों, इसका तो अर्थ आप समस्या समाधान की बहुत ही तगड़ी विधि है दोस्तों। अनसीखी विधि का अर्थ क्या है कि बिना सीखे समस्या समाधान करना। दोस्तों जैसे किताबों में लिखा है कि सांप और बिच्छू, दोस्तों जरा सोचिए, सांप को डंक मारना और बिच्छू को डंक मारना क्या चंद्रा इंस्टीट्यूट ने सिखाया है, किसी यूनिवर्सिटी ने सिखाया नहीं, या उसमें इम्बॉर्न होता है दोस्तों। अब अगर आप सांप के सामने हनुमान चालीसा पढ़ोगे, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ोगे, भाई सांप भाई मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूं, बड़ा बाबा जी हूं, मैं बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हूं, मुझे मत काटो, तो हनुमान चालीसा थोड़ी समझता है सांप। सांप को डंक मारना ही मतलब दोस्तों उसके सामने आते हुए हर आदमी को प्रकृति ने बताया कि भाई तुम्हारे सामने जो आए तुम इसे खतरा मानो, सीधा डंक मारो। और यह उसने कहीं से सीखा नहीं है, यह अनसीखी विधि दोस्तों। पर आप जानते हैं सबसे खतरनाक विधि है कोहलर की सूझ विधि। इसमें दोस्तों चेतन मन के द्वारा तमाम विकल्पों पर विचार करते हुए दोस्तों अचानक ही माध्यम और लक्ष्य के बीच में संपर्क जोड़ा जाता है। और इसका सही उत्तर है दोस्तों अंतर्दृष्टि विधि। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कौन सी विधि, सूझ विधि। सो द राइट आंसर इज सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। किस सिद्धांत के अनुसार, जबरदस्त दोस्तों, आइए दोस्तों, किस सिद्धांत के अनुसार पहले का ज्ञान बाद के ज्ञान को सीखने में रुकावट पैदा करता है। दोस्तों यहां होना चाहिए दोस्तों किस विस्मृति के सिद्धांत के अनुसार। दोस्तों देखिए देखिएगा जिसके 2 पहलू हैं। किस विस्मृति के, देखिए ऐसे सुनेंगे, अभी मैं इसको सुधरवा दूंगा पीडीएफ डलवाने से पहले। किस विस्मृति के सिद्धांत के अनुसार पहले का ज्ञान बाद के ज्ञान को सीखने में रुकावट पैदा करता है। ऑप्शन ए बाधा का सिद्धांत, दमन का सिद्धांत, अनाभ्यास का सिद्धांत, डी उपर्युक्त सभी। तो गाइज आपको बता दें विस्मृति के कुछ सिद्धांत है दोस्तों। एक मैं और लिख रहा हूं, शायद मैं दोस्तों सही से लिख ना पाऊं, यह शब्द शायद मुझे लिखना नहीं आता, चिन्ह ह्रास का सिद्धांत दोस्तों। और एक और है दोस्तों, ये विस्मृति के कुछ सिद्धांत है दोस्तों, जिसमें एक चिन्ह ह्रास का सिद्धांत है। मैं आपको ये बहुत बढ़िया से शुरुआत यहीं से करूंगा दोस्तों। कई बार दोस्तों हम इसलिए कुछ चीजों को भूल जाते हैं क्योंकि उनके चिन्ह पर, दोस्तों यहां से शुरुआत कर रहा हूं पहले। चिन्ह ह्रास दोस्तों, चिन्ह ह्रास का सिद्धांत क्या कहता था, समझ जाइएगा तो मुझे बताइएगा। हाँ सर समझ गए। तो जब कोई चीज चलन से बाहर हो गई हो तो दोस्तों हमें वो चीज धीरे धीरे, जैसे दोस्तों आपसे पूछा जाए कि आज का 500 का नोट कैसे आता है बताओ, तुरंत भैया रोज 500 के नोट हम देखते हैं, तुरंत बता देंगे। पर दोस्तों याद करिए जो 500 का नोट बंद हो गया कुछ सालों पहले, दोस्तों अगर आपसे मैं पूछूं क्या कि आप बताइए वो नोट कैसा दिखता था, तो आप में से काफी लोग उसके आकार को, यहां तक कि रंग को भूल गए होंगे। तो दोस्तों जो चीज, जैसे दोस्तों आपसे पूछा जाए
पुराना 20 पैसे का सिक्का याद करिए दोस्तों, एक 20 पैसे का सिक्का आता था, ये बहुत पुरानी बात है दोस्तों। अब वो 20 पैसे का सिक्का हमको तभी तो याद रहेगा जब चलन में हो। अब दोस्तों कई सालों से हमने उसको देखा ही नहीं है, तो हम उसके आकार को, उसके चिन्ह को भूल गए हैं। तो यह चिन्ह ह्रास का विस्मृति का सिद्धांत है। और दोस्तों दमन का सिद्धांत बता ही चुका हूं, फ्रायड का सिद्धांत है, हम दुखद अनुभवों को जानबूझ के भूल जाते हैं। अनाभ्यास का सिद्धांत दोस्तों एबिंगहॉस का है, बता चुका हूं कि अभ्यास न करने के कारण भूलते हैं। पर दोस्तों बाधा का सिद्धांत क्या कहता है? बाधा का सिद्धांत कह रहा था दोस्तों, कुछ याद करने बैठे थे और बीच में बाधा आ गई इसलिए भूल गए। या दोस्तों कैसे कि पहले वाला इतना हावी है, उसके चक्कर में बाद वाला भूल गए। दोस्तों इसका उल्टा भी हो सकता है, या बाद वाला इतना हावी हो गया पहले वाला भूल गए। तो इसे विस्मृति में बाधा का सिद्धांत कहते हैं। एंड ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है दोस्तों, क्या किस चिंतन को सृजनात्मक चिंतन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों स्वलीन यहां आएगा, आइए। किस चिंतन को सृजनात्मक चिंतन के नाम से जाना जाएगा? ऑटिस्टिक थिंकिंग, स्वलीन चिंतन, यथार्थ चिंतन, आगमनात्मक चिंतन, दोस्तों निगमनात्मक चिंतन। यस दोस्तों, आप जानते हैं यथार्थ चिंतन होता है वास्तविकतावादी चिंतन, रियल परिस्थितियों के अनुसार सोचना। क्या कि मेरे पॉकेट में 5 रुपए है, मैं 50 रुपए खाने के बारे में नहीं सोचूं, 5 के बारे में सोचूं, यह यथार्थ चिंतन है, अर्थात यह आपका उत्तर नहीं है। सोलिन दोस्तों ऑटिस्टिक चिंतन, जिसमें दोस्तों हम खुद को तमाम सारी परेशानियों को देखते हुए चिंतन के सही निष्कर्षों तक नहीं पहुंच पाते, यह भी दोस्तों आपका उत्तर नहीं है। आगमनात्मक चिंतन क्या है दोस्तों? विभिन्न उदाहरण देकर नियम तक पहुंचना, अर्थात दोस्तों यह अभिसारी चिंतन है। और दोस्तों सृजनात्मक चिंतन कैसा होता है? अपसारी, यहां शुरुआत उदाहरण नियम से करते हैं और अंत, देखिए दोस्तों ये सारे एरो बाहर जा रहे हैं। शुरुआत एक नियम से हुई थी और उस नियम से ढेर सारे दोस्तों क्या दे सकते हैं? उदाहरण। और निगमनात्मक चिंतन ही दोस्तों होता है क्या? अपसारी चिंतन, या इसी को हम कह सकते हैं क्या? सृजनात्मक चिंतन। एंड द राइट आंसर इज डी डेनमार्क। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 पर दोस्तों। आइए, कल मैंने दोस्तों आपको बताया था, इसलिए मैं चाहूंगा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्मृति के 4 तत्व हैं, मैं चाहूंगा तुरंत बताएं दोस्तों। स्मृति के 4 तत्व हैं। निम्न में से वह तत्व जो तत्व नहीं है उसका विसंगत तत्व की छटनी कीजिए, जो इसका तत्व नहीं दोस्तों। इच्छा शक्ति, अधिगम, पुनर्स्मरण या पहचान। कल दोस्तों मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया था और मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से याद भी कर पाए हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। आइए, बिल्कुल। और अब दोस्तों हम लोग 13,000 पे हैं। मैं चाहूंगा दोस्तों एक बार अच्छे से संख्या बढ़ा दें, क्योंकि आशीष सर के आने का टाइम हो गया है। लेट्स गो, आइए। अब दोस्तों और हम लोग गाइस बहुत ही जल्द 14,000 क्रॉस करने वाले। आइए देखते हैं दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था कि विस्मृति के, माफ करेंगे, स्मृति के 4 तत्व बताए दोस्तों वुडवर्थ ने। और मैंने आपको कल क्या बताया था? ये चारों तत्वों का सही क्रम है दोस्तों अधिगम, और दूसरा है दोस्तों धारण, और तीसरा था पुनर्स्मरण, और चौथा था दोस्तों पहचान। क्या था दोस्तों? पहचान। क्या? लर्निंग, देखेंगे लर्निंग, रिटेंशन दोस्तों, क्या? रिटेंशन, रिकॉल, क्या? रिकॉल, और दोस्तों लास्ट में क्या था? रिकॉग्निशन, क्या? रिकॉग्निशन। क्या दोस्तों मैंने क्या बोला था? किसी चीज को याद करने के लिए उसे सीखना पड़ता है, यह अधिगम है। सीखी गई जानकारी को स्मृति में धारण करना पड़ता है। अब दोस्तों मुझे नहीं पता है कि अब ये जानकारी कब यूज आएगी, पर जब दोबारा यूज आएगी तो उसे फिर से याद करना पड़ता है, पुनर्स्मरण। और दोस्तों यह कौन सी जानकारी कहाँ यूज होगी यह पहचानना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं अधिगम मैच कर रहा है, अर्थात आपका उत्तर नहीं है। पुनर्स्मरण सही है, ये भी आपका उत्तर नहीं है। पहचान सही है, ये भी आपका उत्तर नहीं है। सही उत्तर है दोस्तों इच्छा शक्ति, क्योंकि आप देख सकते हैं यह अधिगम का तत्व है ही नहीं। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। किसी जाति में भ्रूणावस्था, ध्यान सुनेंगे दोस्तों, किसी जाति में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक आने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं दोस्तों? बताएंगे। किसी जाति में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक आने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं गाइस? और यह दोस्तों बता दें दोस्तों इसको क्यों लिया गया है।
यह परिभाषा है दोस्तों, मैंने आपको लिखाई है, यह परिभाषा है मुनरो की दोस्तों। और मुनरो की परिभाषा क्या कहती है कि भ्रूणावस्था से, दोस्तों विकास की परिभाषा है, उत्तर आप समझ ही गए होंगे क्या है, उत्तर है दोस्तों विकास। और क्या कहता है, जन्म से लेकर भ्रूणावस्था तक आने वाले, आप करेंगे, भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक आने वाले परिवर्तनों का नाम ही विकास है। और यह कहा है दोस्तों किसने, हमारे मुनरो साहब ने। किसने, मुनरो ने। चाहे तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गाइज क्या, 27वां। आइए आइए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त है, यह एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैं चाहूंगा, यह दोस्तों मोटर गामक विकास से जुड़ा है, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। एक बार देखेंगे, नवजात शिशु के आगे कोई वस्तु लाने पर वह हाथों पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, मोरो अवस्था, रूटिंग अवस्था, बेबिंस्की अवस्था। गाई जाई दोस्तों, बहुत ही खास क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा क्यों ना आप इसका उत्तर दें। यस, आई इसको आइए, यस, आइए, यस। दोस्तों जैसा आपको बता दें, आशीष सर हमारे बीच आ चुके हैं दोस्तों, तो मैं चाहूंगा क्यों न, आइए दोस्तों, आइए आइए, आइए दोस्तों, सुनेंगे इस दोस्तों, इसका उत्तर है क्या, मोरो अवस्था। दोस्तों क्या अवस्था है, मोरो अवस्था। दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। नवजात शिशु के आगे कोई वस्तु लाने पर वह हाथ पैरों पे दोस्तों पकड़ने की कोशिश करता है, इसे मोरो अवस्था कहते हैं दोस्तों। और रूटिंग अवस्था क्या है गाइस, सुनिए, गाल या कोई दोस्तों अंग छूने पर बालक का मुंह खोलना। दोस्तों बालक का मुंह खोलना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम दोस्तों रूटिंग अवस्था कहते हैं। और लास्ट का वर्ड दोस्तों, यस। और दोस्तों जैसे आप इसके पैर के, दोस्तों बेबिंस्की कहता है, पैर के तलवे आदि पर ठोकने से उंगलियों को, देखिए, उंगलियों को आगे की ओर मोड़ना, हाँ, आगे की ओर मोड़ना दोस्तों क्या कहलाता है, इसे हम कहलाते हैं क्या, इसे हम बेबिंस्की अवस्था या बेबिंस्की फेस कहते हैं। एंड द राइट आंसर इज गाइस मोरो अवस्था। तो मैं चाहूंगा दोस्तों क्यों ना आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और अब दोस्तों हम आगे चलेंगे। यस, आई सर आने वाले दोस्तों, एक बार सब लोग शेयर करिए दोस्तों, शेयर करिए एक बार, 15,000 पहुंचाइए दोस्तों, मुझे यकीन है 15,000 पहुंचने में बहुत समय नहीं लगेगा दोस्तों। आई और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर, देखेंगे जल्दी से, कितने सप्ताह, दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, हर लाख का एक सामाजिक विकास का है डेटा है, जल्दी से देखेंगे, कितने दिन, सप्ताह या वर्ष, माह का बालक अपने माता पिता को पहचानने लगता है दोस्तों। यस, 3 सप्ताह, 3 माह, 3 वर्ष का, 3 दिन का। गाइस आई, यस, ये डेटा मैंने दोस्तों आपको सामाजिक विकास में लिखाया भी है, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप सही उत्तर देंगे, तो मुझे रियल में बहुत खुशी होगी। और दोस्तों मैं देखना चाह रहा हूं क्या संख्या है हमारी। यस, और संख्या है दोस्तों 14,407। दोस्तों आपके पास अगले 2 क्वेश्चंस का टाइम है आशीष सर के आने में। मैं चाहूंगा कि उनको आज दोस्तों 15,000 से जंप कराएं। हाँ आइए दोस्तों, आपको बता दूं, हरलॉक ने दोस्तों यह दिया है क्या, बालक दोस्तों प्रथम 3 माह का वर्णन दोस्तों बहुत पूछता है, इसलिए पहले 3 माह मैं सुनाता हूं। पहला माह है दोस्तों, पहला माह है दोस्तों क्या, प्रकाश या ध्वनि की तरफ, प्रकाश या ध्वनि की तरफ आकर्षित होना। दोस्तों अगर कभी भी बच्चा कमरे में लेटा है, अगर आप अचानक दरवाजा खोलो, प्रकाश आए, तो अपनी गर्दन घुमाने का प्रयास करता है। दूसरा माह दोस्तों क्या, दूसरा माह मुस्कुराता है दोस्तों क्या, हल्का हल्का, हंसना नहीं करना दोस्तों, मुस्कुराना। तीसरे माह में दोस्तों, तीसरे माह में
माता पिता, खासकर दोस्तों माता की आवाज पहचानने लगता है, तो आपका उत्तर हो गया क्या, तीसरा माह है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं चाहूंगा इसको एक बार देख ले। तीसरे माह का यह इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहें दोस्तों तो आप इसको ले सकते हैं। यस, मुस्कुराना, हाँ मुस्कुराना, तो चाहे तो आप इसको ले भी सकते हैं। और अब चलेंगे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट, मानव व्यवहार को अचेतन, क्वेश्चन से ही समझ गए होंगे, मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं और द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन किसने बताया दोस्तों? विलियम जेम्स ने, स्किनर ने, फ्रायड ने या पावलोव ने? दोस्तों आइए देखते हैं। यस आई, यस आई, यस, मैं दोस्तों एक बार संख्या फिर देख ले रहा हूं। आइए 14,601 दोस्तों, प्लीज एक बार ले आइए, मेरे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं। तो हाँ, आप सभी जानते गाइज कि मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं और द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन दोस्तों किसने बताया है? दोस्तों जब अचेतन माना जाए तो आपको आंख मूंद के मार देना चाहिए, किसको? सिगमंड फ्रायड को। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पर दोस्तों, आज का दोस्तों 30वां क्वेश्चन है। यस 30वां, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? यस आइए देखते हैं, लेट्स गो। आइए, यस आइए दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसे ही कोई मनोविज्ञान का जनक नहीं बन जाता दोस्तों। और यह पुस्तक है किसकी? यह पुस्तक है दोस्तों महान विलियम जेम्स की। और दोस्तों इसकी खासियत क्या है? ये कई एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। क्यों? इसके कुछ कारण है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इससे मनोविज्ञान की पहली ऑथेंटिक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है दोस्तों। आज की दुनिया में मनोविज्ञान पर पहली ऑथेंटिक पुस्तक, दोस्तों किताबें बहुत लिखी गई, पर रियल साइकोलॉजी की यह पहली पुस्तक मानी जाती है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। और इसके राइटर हैं दोस्तों कौन? विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स है दोस्तों। एक बार आपकी संख्या फिर से देख लेता हूं, 14,764। तो अगर दोस्तों आप कहेंगे, तो वैसे तो मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा, पर अगर यह वादा करें कि आप आशीष सर को अगले 1 मिनट में 15,000 से शुरू करवाएंगे, दोस्तों मेरा टाइम आउट हो रहा है, तो मैं एक क्वेश्चन और लूंगा। गोइंग टू टेक 1 मोर क्वेश्चन। तो आज दोस्तों एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, और यह है क्वेश्चन नंबर दोस्तों, आइए दोस्तों रोज लिखवाता हूं, पावलोव का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इवान हेल्लो पावलोव, इवान पेट्रोविचल पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव या इवान पेट्रोविल पॉन? आई, पॉन सर भी आ गए हैं इसी में, तो आइए तो चलिए एक बार देख लेता हूं दोस्तों क्या स्थिति है हमारी। यस, और बिल्कुल सही दोस्तों, अब हम बहुत ही एकदम ऑन, यस ऑन बॉर्डर है दोस्तों। हाँ 14,924, एक बार दोस्तों और लगाइए, 15,000 पे गोइंग टू कॉल आशीष सर। एकदम दोस्तों एकदम चुस्त दुरुस्त मुस्तैद मेरे सामने खड़े हैं, और मैं चाहूंगा कि सिर्फ आप एक बार मुझे मौका दे दोस्तों, 15,000 पे पहुंचा दीजिए। 14,924 पे हैं दोस्तों, और मैं जानता हूं कि यह कोई बड़ी बात भी नहीं है। यस, तो अब दोस्तों मैं एक बार देखना चाहूंगा कि हमारा लास्ट संख्या कहां पे जा रहा है। 14,949 गाइज, और सही उत्तर है दोस्तों कि इवान पेट्रोविच पावलोव। दोस्तों रशियन नेम है, इवान पेट्रोविच पावलोव पूरा सही नाम है, और इसका उत्तर है दोस्तों सी फॉर चेन्नई। और आइए एक बार बताएं दोस्तों कैसा रहा यह का सेशन। और मैं चाहूंगा दोस्तों कि तुरंत मैं आदरणीय आशीष सर को स्टूडियो में बुलाने जा रहा हूं, और उससे पहले 15,000 गाइज, थैंक यू। अब दोस्तों हम 15,000 पे हैं, और आदरणीय आशीष सर दोस्तों तुरंत आ रहे हैं। मैं चाहूंगा संप्रास जी आदरणीय आशीष सर की फाइल लगाएं दोस्तों। बिल्कुल सही, तो आ गई है सर की फाइल। यस, मैं चाहूंगा कि यस बिल्कुल आइए। और दोस्तों 15,000 पे बताएं दोस्तों आज मैंने कैसी प्रैक्टिस दी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हम लोग लगातार आपको बेहतरीन प्रैक्टिस का नजारा दे रहे हैं दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं। यस आई 14,996 दोस्तों, फिर से आप घट गए 4-5। मैं चाहता हूं एकदम 15,000 पे आदरणीय सर की एंट्री करवाऊं मैं, और ठीक है फिर से हम 15,000 आ गए हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार देख लूं। यस आई आई, लेट्स गो, चलिए बिल्कुल आइए दोस्तों, ठीक है पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल दोस्तों, पीडीएफ लगातार आपको दे रहा हूं, पीडीएफ तो आपको लगातार ही दे रहा हूं। कल भी पीडीएफ, आज आशीष सर की भी पीडीएफ आएगी, परेशान मत होइए दोस्तों, संख्या कम मत करिएगा। आशीष सर को 15,000 के नीचे तो एक भी मत ले जाइएगा। आपका टारगेट आज 20,000 का है, प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए।
और सर एकदम देख सकते हैं दोस्तों, बड़ा ही जबरदस्त। सर के क्वेश्चन तो समझ में आते नहीं मेरे। आर्सेनिक युक्त जल, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, साइंस वाइंस तो मेरे को आती नहीं कुछ। तो मैं चाहूंगा सीधा माइक पूरे सम्मान के साथ सर को दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन में अपनी बेइज्जती नहीं धोवाना चाहूंगा। तो सर लीजिए। थैंक यू सर। चलिए, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्त। और चलिए, आज फिर से एक धुआंधार सेशन के साथ हम आपको आगे की ओर बढ़ाएंगे और लेकर के चलेंगे एक फिर से, मतलब आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा। प्रश्नों में एक ऐसी अद्भुत श्रृंखला होगी जहां एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत मायने रखेंगे। तो आइए दोस्त, सेशन को स्टार्ट करेंगे और लेकर के चलते हैं। चलिए जस्ट, तो सभी लोगों को ध्यान दीजिएगा। चलिए बिल्कुल, और सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए सभी लोगों को शुभ संध्या, और आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और लेकर के चलते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है आर्सेनिक युक्त जल का सेवन करने से निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सी बीमारी होने की संभावना सर्वाधिक होती है। अब देखिए, एक बात तो याद रखिएगा, क्या कि आर्सेनिक युक्त जल का अगर आप सेवन करते हैं तो इससे अधिकांश बीमारियों के होने की संभावना होती है। मतलब आर्सेनिक वो तत्व है जिससे से ज्यादा बीमारियां होती हैं। ये जल की एक ऐसी अशुद्धि मानी जाती है जो मैक्सिमम बीमारियों को जन्म देती है। लेकिन जैसे इससे गुर्दे का भी कैंसर होता है, इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। लेकिन कह रहा कि क्या दमा प्रमुख रूप से होता है, कह रहा क्या रक्त कैंसर होता है, कह रहा क्या त्वचा कैंसर होता है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा कि क्या मानसिक संतुलन होता है, मानसिक असंतुलन होता है। तो देखिए, अगर आर्सेनिक जल में मिला हुआ है तो इसमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो संभावना होती है वो किसकी होती है? त्वचा कैंसर की होती है। मतलब आर्सेनिक की वजह से सबसे प्रमुख रूप से कौन सा कैंसर? तो याद रखिएगा कि आर्सेनिक की वजह से सबसे प्रमुख वाला जो कैंसर होता है वो कौन सा होता है? त्वचा कैंसर होता है। एक बात और पूछा जा सकता है कि आर्सेनिक की वजह से सर्वाधिक प्रदूषण ये पूछता है कि किस राज्य में हुआ। तो याद रखिएगा कि राज्य के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, याद रखोगे दोस्त, कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। और अगर आपसे पूछता है शहर, तो आप शहर के लिए याद रखना कोलकाता। शहर के लिए क्या याद रखना? कोलकाता। तो चलिए क्लियर हुआ, चलिए क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट अगले सेशन पर चलते हैं और लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा शीत मरुस्थल कहलाता है? ए कह रहा है जैसलमेर कहलाता है, लद्दाख कहलाता है, मेघालय कहलाता है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि दार्जिलिंग कहलाता है। तो भारत में 2 प्रकार के, ध्यान दीजिएगा, एक आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का गर्म मरुस्थल, और एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, कि भारत का ठंडा मरुस्थल का क्या नाम है। तो याद रखिएगा कि अगर हम भारत के ठंडे मरुस्थल की बात करते हैं और गर्म मरुस्थल की, तो ये आप जानते हैं थार का मरुस्थल कैसा है? गर्म मरुस्थल है। और ये जो लद्दाख का मरुस्थल है, ये याद रखिएगा किसका? तो ये ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। और वर्तमान समय में जो लद्दाख है वह एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर है। तो बोलिए इसका राइट जवाब क्या होगा? आप बोलोगे इसका राइट जवाब होगा, प्रश्न नंबर 2 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए आएंगे नेक्स्ट और लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर जाने पर ऊर्जा का कितना भाग रूपांतरित होता है? आपको बताना है कि कितना भाग रूपांतरित होता है। मतलब रूपांतरित का यहां सेंस ये है कि परिवर्तित होता है, वो कितना अगले स्तर में जाता है। इसको इससे याद रखेगा कि अगले स्तर पर यह कितना जाता है, रूपांतरित होता है। 25%, 30%, 50%, 10%। तो देखिए, एक विद्वान है जिनका नाम है क्या? जिनका नाम है लिंडमैन, और इन्होंने 1942 ईस्वी में एक नियम दिया, और इसी नियम को हम लोग बोलते हैं क्या? हम लोग बोलते हैं 10% का नियम। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि जैसे ये एनर्जी का पिरामिड है, इस तरीके से
हाँ, ये एनर्जी का पिरामिड है। अब इन्होंने कहा कि जब एक स्तर से अगले स्तर पर ऊर्जा गति करता है तो अगले स्तर को मात्र प्राप्त होता है कितना प्रतिशत, 10% प्राप्त होता है और शेष ऊर्जा 90% क्या हो जाती है, ये अन्य माध्यम में बदल करके बाहर चली जाती है। तो जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन्होंने लिंडमैन महोदय ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जैसे यहां से 1000 कैलोरी ऊर्जा चली है तो ये बताते हैं कि जब ये अगले स्तर पर जाएगी तो घट करके 100 कैलोरी, 10 कैलोरी, 1 कैलोरी और ये आकर के 0.1 कैलोरी हो जाती है। मतलब अगले स्तर पर जैसे जैसे ऊर्जा आगे की ओर बढ़ेगी वैसे वैसे ऊर्जा में क्या होगा, मतलब मात्रा कम होती चली जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं 10% का नियम। आपसे एक साल एग्जाम में पूछा है कि कितने का क्षय होता है, कितना ऊर्जा बाहर चली जाती है, तो 10% प्राप्त होगा और 90% ऊर्जा आपकी कहां चली जाएगी, तो बोलिए 90% ऊर्जा आपकी चली जाएगी बाहर। क्लियर हुआ, 90% ऊर्जा बाहर चली जाएगी। आइए नेक्स्ट 4, ह्यूमस निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सहायक होता है? कह रहा उत्पादक सहायक होता है, अपघटक सहायक होता है, उपभोक्ता सहायक होता है और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ये सभी सहायक होते हैं। देखिए ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है, आपको बताना है कि कौन सहायक होता है। हो सकता है आपको इसमें कंफ्यूजन उत्पन्न हो। देखिए तो आपसे प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सहायक होता है। भाई उत्पादक का शरीर है, इसको भी अपघटक सड़ा गला सकते हैं। अपघटक है, अपघटक खुद सड़ गल सकते हैं, खुद भी समाप्त इनका शरीर होता है। और उपभोक्ता है, इनका भी शरीर आपका क्या होता है, सड़ गल सकता है। अब आपको यह जवाब देना कि ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, ह्यूमस निर्माण जो होता है उसमें कौन सहायक है। तो चलिए बताएंगे, मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए और मैक्सिमम का जवाब आना शुरू हो गया है। मैक्सिमम चलिए मैक्सिमम का जवाब डी 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 डी। चलिए फास्ट कमेंट करिए और सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए दोस्त, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। चलिए बिल्कुल, और मैक्सिमम का जवाब आ भी रहा है, बहुत सारे लोग डी 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 बता रहे हैं, लेकिन इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि निर्माण की बात कर रहा है और निर्माण का कार्य अपघटक के द्वारा किया जाता है। अगर यही कहता कि अगर ये प्रश्न, देखिए डी कब होता, जब प्रश्न ये कहता कि ह्यूमस का निर्माण किन तत्वों द्वारा होता है। अगर प्रश्न यह कह देता कि ह्यूमस का निर्माण किन तत्वों द्वारा होता है, तो तत्व में भाई उत्पादक से भी सड़ने गलने से हो सकता है, उपभोक्ता से भी हो सकता है, अपघटक खुद सड़ेंगे गलेंगे तो भी हो सकता है। लेकिन पूछा था निर्माण, और निर्माण करने की क्षमता किसमें पाई जाती, अपघटक में। अर्थात इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पोषण का चक्रणदाता। और हमने आपको बताया है कि इनकी जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव भू रासायनिक, क्या बोलते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। तो बोलिए इसका राइट जवाब क्या होगा। प्रश्न नंबर 4 का राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपघटक। देखिए ऐसे प्रश्न जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। आइए प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक फिर से एक तगड़ा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा हो, उनका उस जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ये जनादेश, ये आदेश निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया, आपको कमेंट करना, बताना है। कह रहा संविधान के अनुसूचित जाति आदेश संशोधन 2012 के द्वारा दिया गया। कह रहा कि भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के द्वारा दिया गया। कह रहा जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा दिया गया। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के द्वारा दिया गया। तो देखिए आपको ध्यान क्या देना है कि इसमें यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति है जो जंगल में पिछले 25 वर्षों से रह रहा है, तो उसकी आजीविका वहीं से चलती है। तो जंगल से निर्मित होने वाला उत्पाद, जंगल से निर्मित होने वाले जो फल सब्जियां हैं, जंगल की जो लकड़ियां हैं और वहां के जो संसाधन है, उस पर उसका अधिकार होगा। और यह बात कहता है कौन, याद रखिएगा, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 कहता है। तो बोलिए प्रश्न नंबर 5 का, बोलिए प्रश्न नंबर 5 का राइट जवाब क्या होगा। आप बोलोगे सर प्रश्न नंबर 5 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आइए प्रश्न नंबर 6 के क्रम पर चलते हैं और देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6
कह रहा डेसिबल निम्नलिखित में से किसके मापने की इकाई है? कह रहा गहराई का, ध्वनि का, तापमान का, वायुदाब का। देखिए यहां से एक चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है। मैं हमेशा आपको पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि एक होती है ध्वनि की तीव्रता और एक होता है ध्वनि का क्या, याद रखिएगा, एक होता है ध्वनि की आवृत्ति। जब किसी वस्तु से प्रत्यक्ष ध्वनि, याद रखिएगा, किसी वस्तु से जब आपको प्रत्यक्ष कंपन सुनाई दे या आपको प्रत्यक्ष ध्वनि आप तक पहुंचे, तो ये आपकी जो प्रत्यक्ष ध्वनि होती है, इसको याद रखिएगा कि इसको हम हमेशा दर्शाते हैं किस में? तो तीव्रता में दर्शाते हैं। और तीव्रता का मापन हम हमेशा किस में करते हैं? डेसिबल। जैसे मैं माइक, जैसे आपसे कोई बात कर रहा है, मैं बोल रहा हूं, आपके सामने कोई है और वो बोल रहा सीधे आपके कानों तक जा रहा है, तो वो वाला आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा ध्वनि की तीव्रता, मतलब प्रत्यक्ष ध्वनि पहुंच रही। आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव करना और हम इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष ध्वनि। क्या बोलते हो दोस्त? तो आप इसको बोलते हो अप्रत्यक्ष ध्वनि। याद रखिएगा इसका मापन हमेशा हम किस में करते हैं? तो इसका मापन हम हमेशा हर्ट्ज में करते हैं। इसको दर्शाते हैं HZ से और इसको हम दर्शाते हैं किससे? DB से बोलते हैं। तो कह रहा कि डेसिबल निम्नलिखित में से किसको मापने की इकाई है? ध्वनि के मापने की इकाई है। और ध्वनि में यह क्या मापता है? तो याद रखिएगा कि यह ध्वनि में तीव्रता मापता है। क्या मापता है दोस्त? तो याद रखिएगा कि यह ध्वनि में तीव्रता का मापन करता है। तो बोले प्रश्न नंबर 6 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि होगा। आइए प्रश्न नंबर 7 के क्रम पर चलते हैं और देखिएगा प्रश्न नंबर 7 फिर से एक तगड़ा प्रश्न, फिर से, हाँ बिल्कुल, तो फिर से एक तगड़ा प्रश्न, फिर से एक धुआंधार। क्या कह रहा है? कह रहा अत्यधिक चारण। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा कि अत्यधिक चारण का परिणाम है मृदा प्रदूषण है, मृदा अपरदन है, ताप प्रदूषण है और कह रहा कि जलवायु परिवर्तन है। तो देखिए जब अत्यधिक चारण होगा, ध्यान दीजिएगा, अत्यधिक चारण होगा तो इससे होगा क्या कि जो वर्षा के माध्यम से ये जो मृदा होंगी ये आसानी से बह जाएगी, क्योंकि जब घास ज्यादा मात्रा में नहीं होंगे तो मृदा अपरदन की क्रिया ज्यादा होती है या मृदा अपरदन की मात्रा ज्यादा होती है। तो बोलिए प्रश्न नंबर 7 के लिए राइट जवाब क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 7 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा अपरदन। और जैसे ये भी पूछा है कि पशु वनस्पतियों को निम्नलिखित में से कैसे बदलते हैं? तो याद रखिएगा कि जो बदलाव किया जाता है पशुओं के द्वारा वनस्पति में, वो चारण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा चारण के द्वारा होता है। तो बोलिए प्रश्न नंबर 7 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट अगले क्रम पर चलते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 8। क्या कह रहा है? कह रहा दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? कह रहा कि हिमाचल प्रदेश में है, कह रहा जम्मू कश्मीर में है, कह रहा तमिलनाडु में है और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि सिक्किम में है। आपको बताना है, यहां देखिए विविध प्रकार के ढेर सारे जीव पाए जाते हैं, आपको बताना है दाची ग्राम का। तो याद रखिएगा कि दाची ग्राम, ये आपका दाची ग्राम कहां है? तो ये याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो बोलिए प्रश्न नंबर 8 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलिए। अच्छा एक चीज आपको कंफ्यूज करता होगा, राष्ट्रीय उद्यान जब आ जाता होगा, वन्य जीव अभयारण्य आ जाता होगा और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आ जाता होगा, तो वो आपको कंफ्यूज करता होगा। तो देखिए एक मिनट ध्यान दीजिएगा, जैसे ये राष्ट्रीय उद्यान है, हमने माना ये अभयारण्य है और हमने माना कि ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो देखिए ये जो होता है ये पूरी तरीके से संवेदनशील एरिया होता है और ये जो होता है इसके अंदर भाग होता है। बाहर आपको पर्यटन आने जाने, संपत्तियों का प्रयोग करने की अनुमति आम आदमियों को होती है, लेकिन इसमें नहीं होती है। ये पूरा निषेध होता है, इसमें बाहर वाले में होती है और ये वाला एरिया संवेदनशील होता है। और इसमें 3 भाग होते हैं, अंदर वाले को हम लोग क्रोड बोलते हैं, बाहर वाले को बफर बोलते हैं और इसको बाह्य क्षेत्र बोलते हैं। बाह्य क्षेत्र में कोई जा सकता है, पर्यटन इत्यादि कर सकते हैं। और ये जो बफर जोन होता है इसमें केवल और केवल कौन जाता है? इसमें केवल और केवल वन्य जीव के अधिकारी जाते हैं। और क्रोड आंतरिक सबसे संवेदनशील भाग होता है जिसमें कोई नहीं जाता है। तो याद रखिएगा प्रश्न नंबर 8 का राइट जवाब क्या है? तो प्रश्न नंबर 8 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। ये याद रखिएगा। आइए प्रश्न नंबर 9। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन
परत किन किरणों का अवशोषण कर लेती है? कह रहा गामा किरणों की, एक्स किरणों की, पराबैंगनी किरणों की और बीटा किरणों की। तो याद रखिएगा कि ओजोन परत के द्वारा यह भी पूछा गया है कि किस किरणों को सोख लिया जाता है। तो सोखने की क्रिया ये करती है किसको? तो याद रखिएगा कि पराबैंगनी किरणों की। किसकी? तो याद रखिएगा कि पराबैंगनी किरणों को ये क्या करती है? सोख लेती है। अब पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर आए तो दो प्रकार की बीमारी लेगी, होगी क्या? त्वचा कैंसर इससे बीमारी जन्म लेगा, और इसके अलावा बीमारी जन्म क्या लेगा? तो याद रखिएगा मोतियाबिंद। कौन सी बीमारी? तो याद रखिएगा मोतियाबिंद जन्म लेगी। तो बोलिए इसका राइट जवाब क्या होगा? तो आपका राइट जवाब होगा प्रश्न नंबर 9 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? प्रश्न नंबर 9 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी किरणें। आइए दोस्त प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरी राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान और कह रहा पश्चिम बंगाल। चलिए बताना, गोल्फ ऑफ मन्नार मैरी राष्ट्रीय पार्क की ये बात कर रहा है, आपको बताना। प्रश्न नंबर 10 के लिए मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए कि ये आपका कहां पर स्थित है। चलिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, और मैक्सिमम जवाब दे रहे हैं, मैक्सिमम जवाब दे रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर, कुछ लोगों का जवाब बी आ रहा है, कुछ लोग का जवाब ए आ रहा है, कुछ लोग का जवाब बी आ रहा है, कुछ लोग का जवाब आ रहा है। चलिए कमेंट करिए और कमेंट करके बताएंगे। चलिए कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। चलिए कमेंट करेंगे और कमेंट करके मैक्सिमम को इसका सही जवाब देना है। चलिए, और अच्छा कुछ लोग पलटी भी मार गए। चलिए ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो अच्छा 10, तो मैक्सिमम का जवाब आ भी रहा है 10 का। याद रखिएगा इसका राइट जवाब क्या है? इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या जवाब है? प्रश्न मतलब गोल्फ ऑफ मन्नार मैरी राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो ये कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा कि यह आपके तमिलनाडु में स्थित है। बोले इसका राइट जवाब क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? तमिलनाडु। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? प्रश्न नंबर 11 कह रहा मृतोपजीवी अपना पोषण प्राप्त करते हैं, कह रहा कहां से? तो मृतोपजीवी अपना पोषण हरे पेड़ पौधों से निर्मित खाद्य पदार्थ से, मृत एवं सड़े गले पदार्थों से, अन्य जीव जंतु एवं पौधों से, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो याद रखिए मृतोपजीवी किसको कहते हैं? तो मृतोपजीवी हम लोग बोलते हैं किसको? मृतोपजीवी हम बोलते हैं अपघटक को। याद रखिएगा अपघटक मृत जीव जंतुओं को, किसके? मृत जीव जंतुओं के शरीर को सड़ा गलाकर, मृत जीव जंतुओं के शरीर को सड़ा गलाकर ये क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो बोलिए प्रश्न नंबर 11 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 11 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? चलिए आइए नेक्स्ट अगले क्रम पर चलते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 12। कह रहा सजीवों की विशेषताएं क्या पाई जाती हैं? इनमें पोषण की क्षमता होती है, वृद्धि विकास की क्षमता होती है, उत्सर्जन की क्षमता होती है, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सजीवों की सबसे बड़ी विशेषता है कि मूवमेंट, और इसका राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 12 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी, अर्थात इनमें ये सभी प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो बोलिए इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आएंगे चलिए प्रश्न नंबर 13 के क्रम पर, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण पत्तियों का कह रहा कि निम्नलिखित में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, कह रहा पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है? SO2 के कारण, CO के कारण, NO2 के कारण, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि ये जो CO होता है और इसके साथ साथ जो एरोसॉल होते हैं ये मूल रोम छिद्रों में जाकर के बैठ जाते हैं, और ये बैठ करके सबसे ज्यादा पेड़ पौधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो बोलिए प्रश्न नंबर 13 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 13 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? प्रश्न नंबर 13 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट अगले क्रम पर चलते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किन कारणों से पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुंचती है? एक है बांध निर्माण से, सड़क निर्माण से, खनन कार्य से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी से। तो देखिए अगर आप बांध बनाते हैं तो एक तरफ जल भराव होता है, वहां पे वनस्पतियां डूब जाती हैं, पर्यावरण को क्षति होती है। दूसरी तरफ जल का अभाव हो जाता है, वहां पर भी वनस्पतियां सूख जाती हैं। इसका मतलब ये सही है। कह रहा सड़क निर्माण से, जब आप सड़क का निर्माण करते हैं तो आवागमन ज्यादा होता है, और आवागमन ज्यादा होने से जीव जंतु नकारात्मक
नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। दूसरा, सड़क का निर्माण हो जाता है तो उतनी भूभाग पर फिर नए वनस्पति जन्म नहीं लेते, ये भी प्रभावित होता है। और आप खनन का कार्य करते हैं, इससे भूस्खलन और विभिन्न प्रकार की अन्य समस्याएं जन्म लेती हैं। तो बोलिए प्रश्न नंबर 14 के लिए राइट जवाब क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 14 के लिए आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। कह रहा वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? कह रहा ताप मंडल है, मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है। ये आपका समताप मंडल ये बोलता है। तो देखिए आयन मंडल, अगर आपसे प्रश्न बनता है तो आप बताओगे कि पृथ्वी का सबसे गर्म परत कौन सा माना जाता है? आयन मंडल। मध्य मंडल की बात करता है तो ये कहता है कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा माना जाता है? मध्य मंडल। जब क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो आप बोलते हो कि मौसम संबंधी, आप क्या बोलते हो? मौसम संबंधी घटनाएं कहां पर घटित होती हैं? तो ये होती हैं क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में किसकी विशेषता पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन गैस की विशेषता पाई जाती है। तो सबसे ठंडी परत पूछा था, बोलिए इसका राइट जवाब क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 15 का राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका राइट जवाब? होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट अगले क्रम पर चलते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 16। कह रहा किस वर्ष पर्यावरण विकास आयोग की स्थापना की गई थी? ये बात कर रहा है किसकी? ब्रटलैंड की। ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहा है, किसकी स्थापना कब की गई थी? 1978, 81, 1983 और 1987। तो याद रखिएगा कि ब्रटलैंड आयोग जो बना था, मतलब ब्रटलैंड आयोग जो बना था, इसी का नाम है क्या? पर्यावरण एवं विकास का आयोग। पर्यावरण एवं विकास का आयोग। और ये याद रखिएगा कब? 1983। अर्थात इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1983। ठीक है, चलिए 1983। आइए अगले क्रम पर चलते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? डेसिबल है, कह रहा डॉक्सन इकाई है, और कह रहा पास्कल इकाई है, और कह रहा कि वेबर है। ओजोन परत डाबसन होना चाहिए। याद रखिएगा डेसिबल जहां लिखा है इसको डाबसन बना लीजिएगा। तो ये आपका क्या होगा? डाबसन होगा। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है डाबसन। और ओजोन परत को अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि इसको क्षति कौन पहुंचाता है, तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ये इसको क्या करती है? तो जो ऑक्सीजन के दो अणु को अलग कर देती है और इसको क्या करती है? विभाजित कर देती है। क्योंकि आपका ये क्या होता है? O3 हो गया। तो इसको याद रखिएगा कि हम डॉबसन इसका मानते हैं। तो हम मान लिया कि प्रश्न नंबर 17 का राइट जवाब क्या है? प्रश्न नंबर 17 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। आइए प्रश्न नंबर 18। चिपको आंदोलन की जनक, जनक का मतलब है, ये याद रखिएगा यहां जनक से मूल है, मतलब क्या है कि विशिष्ट योगदान, यहां पर याद रखिएगा। क्योंकि हमने आपको बताया चंडी प्रसाद भट्ट, मतलब चिपको आंदोलन के जो वास्तविक जनक हैं वो कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट। और इनके सहयोगी कौन? तो आप जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। आप जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन ये याद रखिएगा कि इसके जनक में ये भी थी। और पूछ रहा कि चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी चिपको आंदोलन के किस मतलब गांव से इन्होंने यहां पे प्रारंभ किया था? तो कह रहा लता गांव से, मानमती गांव से, थिरपाक गांव से, कह रहा हाट गांव से। तो ध्यान दीजिएगा कि ये मूल निवासी थी किस जिले की? तो ये मूल निवासी थी चमोली जिले की। कहां की थी? तो ये मूल निवासी थी चमोली जिले की। और याद रखिएगा कि चमोली जिले का एक गांव है जिसका नाम है लाता गांव। इनका संबंध ये यहीं से भी था और ये लाता गांव से बिलोंग करती हैं। किस जिले से? चमोली जिले से। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 18 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाता गांव। क्लियर हुआ? प्रश्न नंबर 18 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लाता गांव। अच्छा, कुछ लोग सी डी चलिए लाता गांव होगा, चमोली चमोली जिले गांव पूछा है, लाता गांव होगा ना? हाँ बिल्कुल चलिए ठीक है, लाता गांव। चलिए पलटी भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है चलिए लाता गांव होगा ना? ये लाता गांव यही रेड़ी के बगल से था। तो ये मतलब सटा हुआ उसका कस्बा ही है रेड़ी का। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगले क्रम पर चलते हैं।
कह रहा गिर राष्ट्रीय पार्क, तो ध्यान दीजिएगा जब हम गिर राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो ये कहता है कि एशिया में, क्या कहता है, एशिया में शेरों का स्वर्ग क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि एशिया में शेरों का स्वर्ग कहा जाता है गिर राष्ट्रीय पार्क। कह रहा राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में है। तो आप बोलोगे कि इसका राइट जवाब क्या है, इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्लियर हुआ, इसका राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। हो गया, चलिए हो गया। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या, प्रश्न नंबर 20 आते हैं। तो कह रहा रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। कह रहा विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद जीव, आपत्ति ग्रस्त जीव और ऑप्शन नंबर डी करा ये सभी। तो याद रखिएगा रेड डाटा सूची जो है इसमें शब्द का प्रयोग किया गया है विलुप्त प्राय जीव। क्या किया गया है, विलुप्त प्राय जीव, मतलब जो विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्ति के करीब जो जीव है वो। तो बोलिए प्रश्न नंबर 20 का राइट जवाब क्या होगा, तो प्रश्न नंबर 20 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर 21 कह रहा वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना और बिजली का कड़कना, आपको बताना तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। कमेंट करना और कमेंट करके बताना है कि ये निम्नलिखित में से कहां होता है। तो देखिए हमने अभी आपको बताया कि जलवायु परिवर्तन, याद रखिएगा क्या, जलवायु परिवर्तन संबंधी जो सभी घटनाएं होती हैं, ये सभी घटनाएं याद रखिएगा कहां घटित होती हैं, तो ये एक ही मंडल में घटित होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। तो बोलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। आइए नेक्स्ट अगले क्रम पर चलते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 22। कह रहा प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था, 1992 कैनबरा में, स्टमडर्म में, कह रहा रियो डी जेनेरियो में, बर्लिन में। तो याद रखिएगा प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था इसी का नाम है रियो प्लस 10। और याद रखिएगा कहां, तो ब्राजील के किस शहर में, मतलब सॉरी इसका क्या नाम है, रियो सम्मेलन, मतलब इसका नाम क्या है, रियो सम्मेलन नाम है। और ये रियो सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो इसको याद रखिएगा कि यह आपका हुआ है ब्राजील के जो उन दिनों राजधानी थी रियो डी जेनेरियो में। तो बोलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा अगर आपसे प्रश्न बनता है कि एजेंडा 21 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो एजेंडा 21 जो 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के नियमों का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। 21वीं सदी में पर्यावरण के नियमों का एक जो कह सकते हैं कि लिखित दस्तावेज है उसी का नाम है एजेंडा 21। तो याद रखिएगा इसका राइट जवाब क्या होगा, राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 23। हरे पेड़ पौधे निम्नलिखित में से किस पर आते हैं, तो प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं, द्वितीयक उत्पादक कहलाते हैं, तृतीयक उत्पादक कह रहा सर्वाहारी। तो ये याद रखिएगा कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पोषण का। याद रखिएगा इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पोषण का प्रथम चक्रण दाता। क्या बोलते हैं, पोषण का प्रथम निर्माण करता। क्या बोलते हैं, पोषण का प्रथम निर्माण करता बोलते हैं। तो याद रखिएगा प्रश्न नंबर 23 का राइट जवाब क्या होगा, प्रश्न नंबर 23 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले क्रम पर चलते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 24। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत किसको माना जाता है, वनस्पति को, सूर्य के प्रकाश को, परमाणु ऊर्जा को। तो याद रखिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो सूर्य को माना जाता है, अर्थात इसमें जो नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा नाभिकीय संलयन की क्रिया जो चलती है इसके माध्यम से ऊर्जा क्या होता है, प्रस्फुटित होता रहता है, बाहर की ओर निकलता रहता है। तो बोलिए प्रश्न नंबर 24 का राइट जवाब क्या होगा, तो प्रश्न नंबर 24 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश। क्लियर हुआ, आइए नेक्स्ट लेते हैं प्रश्न नंबर 25। क्या बोल रहा है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो जैसे देखिए ये आपका उत्पादक हो गया, ये आपका
प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, और ये आपका क्या हो गया, हमने बोला ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। बताइए, उत्पादक से प्राथमिक, प्राथमिक से द्वितीयक, क्या कोई माई का लाल है क्रम तोड़ सकता है? नहीं, इसका क्रम नहीं तोड़ा जा सकता। ऊर्जा जब भी आगे की ओर बढ़ेगा वो निश्चित क्रम का अनुसरण करके ही आगे की ओर बढ़ेगा, और वो उसका प्रवाह सदैव एक दिशी होगा। तो बोलिए प्रश्न नंबर 25 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 25 का राइट जवाब होगा, याद रखिएगा क्या, इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक दिशी। चलिए, और मैक्सिमम ने जवाब दिया, प्रश्न नंबर 25 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? तो चलिए एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे आपको सेशन कैसा लगा। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। और हां, याद रखिएगा 9 तारीख की मध्यरात्रि, 9 तारीख की मध्यरात्रि आपके 40%, याद रखिएगा 40% ऑफ का ये लास्ट डेट है। क्या याद रखिएगा? 9 अक्टूबर आपका टिल नाइट 12 बजे। इसके बाद आपको 15 अक्टूबर तक याद रखिएगा 35% मिलेगा। अगर आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, एलटी, टीजीटी, पीजीटी, अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आप बहुत सरल तरीके से चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। क्या आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, और गूगल प्ले स्टोर में अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, और सर्च बॉक्स पर क्या लिखना है? आपको लिखना है चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। क्या लिखेंगे आप? तो चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। और जब आप चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद आप सर्च करते हैं तो आपको आदरणीय वागेश सर की डीपी लगी हुई ऐप आती है, जिसे आप इंस्टॉल करते हो, और अगला ऑप्शन आता है क्रिएट अकाउंट। जब आप क्रिएट अकाउंट पे जाते हैं तो आपको सिंपल सा अपना नाम डालना है, आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर डालना है। आप अपने पसंद से कुछ भी आईडी रख सकते हैं, और आप अपने पसंद से कोई भी अपना पासवर्ड चूज कर सकते हैं। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं वैसे ही आप ऐप में अंदर एंट्री करते हैं, और आप आसानी से चंद्रा इंस्टीट्यूट के, जैसे यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, सुपर टेट, सी टेट, तो आप आसानी से यहां से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा एक बात और ध्यान दीजिएगा, 10 तारीख को 10 बजे, ध्यान दीजिएगा 10 तारीख को, मतलब 10 अक्टूबर को, याद रखिएगा कि 10 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे सभी लोग मुलाकात करेंगे। कहां? गोरखपुर में। याद रखिएगा कहां? तो याद रखिएगा कि गोरखपुर में आपका होगा क्या? न्यू बैच, और यहां पर चंद्रा इंस्टीट्यूट कर रहा है सेमिनार। तो याद रखिएगा कि यहां पर हम सभी लोग 10 अक्टूबर को 10 बजे मुलाकात करते हैं। ठीक है, तो चलिए आएंगे, और ध्यान दीजिएगा इसके अलावा एक बात और, चंद्रा इंस्टीट्यूट ने अपने सभी ऑफलाइन ब्रांच में एक एक आपको केवल दिया गया है न्यू यूपी टेट और सुपर टेट की बैच। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप यथाशीघ्र ज्वाइन करके आप अपने क्लास को व्यवस्थित ढंग से करते हुए आगे की ओर चलें। तो चलिए दोस्त, आज के इस क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे, और कल पुनः फिर से मुलाकात करते हैं। हम लोग पहले 7 बजे जूनियर के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स पर बातचीत करेंगे, फिर 8 बजे से आपका ये सेशन जो मुख्य रूप से यूपी टेट, सुपर टेट को रिलेट करता हुआ होगा, इस पर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आइए दोस्त, आज इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।